नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके भयमृत्युनाशं दाता विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च लोकां दधतं घटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः उदोज्ज्वलागं कटितटविलसत् चारुपीताम्बरा वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक जो टाइप है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और उसमें क्या होता है न्यूरोपैथी हो जाता है तो हमको किस तरह से देखना चाहिए ये बात पे मैं हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास भी पेशेंट आते हैं जब नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। डायबिटीज का बीमारी जो है एक आम जो रहता है कच्चा आम रहता है फिर पकता है फिर सड़ता है। तो क्योंकि क्लेद बहुत ज्यादा रहता है डायबिटीज में कफ की दृष्टि रहती है और सात जो जलीय धातु हैं जैसे कि रस धातु रक्त धातु ओज लसिका ये सब दूषित रहते हैं। हम सब ने पढ़ा हुआ है। बद्ध बद्ध मेद रहता है और प्रमेह की संप्राप्ति हम सब ने पढ़ी है और वह जाके जब मधुमेह में कन्वर्ट हो जाता है तो पूरा न्यूरोपैथी होने लगता है। तो यह बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज का जब पूरा नर्व्स जो रहते हैं वह डैमेज होने लगते हैं। अब इसके बारे में क्या बताया है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और लॉन्ग रन डायबिटीज इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। मतलब अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा रह रहा है कंटिन्यू वो बहुत हायर लेवल तक रह रहा है पेशेंट परहेज नहीं पाल रहे हैं और या फिर वो एलोपैथी का कोई भी ड्रग लेके शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे एलोपैथी ले या आयुर्वेद ले लेकिन वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है या फिर डायबिटीज बहुत सालों का है तो उसके वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। हम लोगों ने पेरिफेरल न्यूरोपैथी पे बात किया था डिस्कशन किया था। आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जब इसका अफेक्ट होता है तो क्या होता है। तो एक तरह का ये नर्व डैमेज होता है न्यूरोपैथी जब हम बात करते हैं तो नर्व का डैमेज होता है और जो पेशेंट को डायबिटीज है उन लोगों को ही यह नर्व का डैमेज होना शुरू होता है और अलग तरह की विकृति होने लगती है। हाई ब्लड शुगर कैन इंजर नर्व फाइबर थ्रू आउट द बॉडी। मतलब अगर शुगर बहुत ज्यादा रह रहा है तो वह शरीर में एक तरह से मीठा बहुत ज्यादा है बढ़ गया है मधुर रस बहुत ज्यादा बढ़ गया है कफ की दृष्टि है मेद की दृष्टि है और वो मीठापन की वजह से शरीर के जितने नर्व्स हैं नर्व फाइबर्स हैं उनको इंजुरी करता है सड़न पैदा करने लगता है। और बट डायबिटिक न्यूरोपैथी मोस्ट ऑफन डैमेजेस नर्व्स इन मतलब ज्यादातर तो पैरों में और हाथों में होता है लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी इसका अफेक्ट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है कि दो टाइप का होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो फाइट फ्लाइट और फ्रीज और इसको हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ये देखते हैं जिसमें हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है जब हमको गुस्सा आता है हम किसी से मतलब कुछ काम करना चाह रहे हैं भागना चाहते हैं लड़ाई करना चाहते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है प्यूपिल डायलिटेशन होता है। और इस टाइम पे क्योंकि सूर्य नाड़ी बहुत जागृत हो जाती है शरीर में गर्मी पड़ती है गर्मी बढ़ जाती है तो डाइजेशन थोड़ा कम होता है यूरिन प्रोडक्शन कम होता है।
इसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें एसिटिकोलिन का सिक्रीशन होता है, और इसमें इंसान जब रेस्ट करता है या इसके वजह से डाइजेशन अच्छा होता है। तो जब रेस्ट होता है तो मतलब हम लोग जैसे आयुर्वेद में भी बोलते हैं कि खाना खाने के बाद दिन में थोड़ा वार्म कुक्षी करना चाहिए। इस टाइम पे सारा ब्लड सर्कुलेशन स्टमक में होता है, जीआईटी ट्रैक्ट में होता है, तो इसमें हार्ट रेट कम होता है, रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, प्यूपिल डायलेटेशन कम रहता है ना। तो ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, इसमें चंद्र नाड़ी है और इसमें सूर्य नाड़ी है, ये दोनों हमने पढ़ा है। जब ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होता है तो हाथ पैर के तो नर्व्स डैमेज हुए ही हैं, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट आने लगता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट आने लगता है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन आने लगता है, सेक्स ऑर्गन्स पे अफेक्ट होने लगता है, स्वेट ग्लैंड्स में होने लगता है, आईज में होने लगता है और लंग्स में होने लगता है। अगर वो हार्ट और ब्लड वेसल्स में अफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। अगर कोई इंसान बैठता है, खड़ा होता है, तो उसकी वजह से अगर वो बैठता है या लेटता है, लेट के उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका ना लाइट हेडेडनेस, चक्कर आ रहे हैं उसको, सिर में कुछ जान ही नहीं है, ऐसा फील होगा। और कभी-कभी वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी होता है, मतलब वो बैठते ही या खड़े होते ही चक्कर आके गिर जाएगा। मतलब उसका फेंट होने का चांस रहता है, मूर्छा जन्य संप्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें नर्व फाइबर्स जो हैं वो पूरी तरह से अफेक्टेड हो चुके हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे अगर अफेक्ट होता है डायबिटीज के वजह से, तो इसके वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। अगर वो स्टमक में रहेगा तो स्टमक का एम्प्टी होना बहुत स्लो हो जाएगा, इसको बोलेंगे गैस्ट्रोपैरेसिस। और इसके वजह से पेशेंट को क्या होगा, सीवियर गैस्ट्रोपैरेसिस की वजह से परसिस्टेंट नोशिया और वॉमिटिंग होगा। मतलब क्योंकि नर्व्स जो डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं पूरा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, वो बहुत वीक हो रहे हैं नर्व्स, उनका एक्टिविटी कम हो रहा है, स्टमक के उधर जो सिग्नल जाना चाहिए वह अच्छे से जा नहीं रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, नौशिया और वॉमिटिंग होने लगेगा, पेट में ब्लोटिंग होने लगेगा, पेट फूलने लगेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, अग्निमांद्य होगा। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स कभी कभी या हमारे डॉक्टर्स भी इसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर भूख नहीं लग रही है तो चलो पित्त का दवाई दे दो, डाइजेशन का दवाई दे दो, वो सब देना चाहिए। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इसका अफेक्ट हुआ है, डायबिटीज बहुत पुराना है, तो हमें न्यूरोपैथी पे जरूर कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, हम वो सब ट्रीटमेंट करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन न्यूरोपैथी पे ही भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि ये गैस्ट्रोपेरेसिस, मतलब जब स्टमक बहुत स्लो स्लो एम्प्टी हो रहा है, खाना पचन बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो गया है या इंजर हो गया है, सड़ रहा है, तो उसकी वजह से शुगर लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि खाना पच नहीं रहा, कभी लो हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा शुगर, कभी लो होगा कभी हाई होगा। तो ये कंडीशन होती है। इसी तरह से इसोफेगस में अगर नर्वस डैमेज हो रहा है इसोफेगस के पास का, तो फिर स्वॉलोइंग डिफिकल्ट हो जाता है। नर्व डैमेज होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, या मतलब जिसको हम ग्रहणी रोग बोलते हैं, मोहरबद्धम मोहद्रवम, ऐसा इसमें जो हैरिसन की किताब है उसमें भी लिखा है कि अनकंट्रोल्ड डायरिया होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। मतलब कहीं ना कहीं ग्रहणी की दृष्टि हो रही है, या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला की दृष्टि है तो मज्जा धरा कला का अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है। और रात में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट अनकंफर्ट रहता है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के वजह से वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, खाना पच नहीं रहा, ग्रहणी दृष्टि हो रही है। हम लोग ग्रहणी दृष्टि मानते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक लोग, हमने क्योंकि ग्रहणी चिकित्सा पढ़ी है, चरक संहिता में चिकित्सा साल में 15वां चैप्टर पढ़ा है। मॉडर्न के डॉक्टर्स ने पढ़ा नहीं है, वो लोग इसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम समझ के और ये बोलते हैं कि न्यूरोपैथी हो रही है और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है, हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है। वो लोग इस तरह से मानते हैं। देख, बीमारी एक ही है, ग्रहणी दृष्टि हो रही है, या पित्त धरागला से मज्जा धरागला, जब हम ये समझते हैं तो हमको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। तो मतलब घुमा फिरा के ये है कि डायबिटीज बीमारी है, उसमें अग्निमांद्य रह रहा है, ग्रहणी की दृष्टि है, और सारी न्यूरोपैथी, नर्व्स का जो डैमेज है वो होना जरूर हो रहा है। इसी तरह से ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी रहती है तो उसकी वजह से आंखों का प्यूपिल्स जो रहता है, आंखें भी हमारी मज्जा धातु से बनी है, तो प्यूपिल्स में भी अफेक्ट होता है,
और उसकी वजह से आंखों पे उसको ना दिखना और आंखों पे लाइट का ये जो अफेक्ट है वो बहुत बिगड़ने लगता है। पेशेंट जो है वो ठीक से देख नहीं पाता है। अगर उसको हमने डार्क रूम में, अंधेरे रूम में रखा, तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता, उसको रात को देखने में तकलीफ होती है। क्यों हो रहा है? यह पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, पूरा मज्जा धरा कला की दृष्टि हो रही है, इसलिए देखने में भी उसको तकलीफ होती है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जब होता है तो सारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट हो रहा है। जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, सारे ऑर्गन्स पे इसका अफेक्ट हो रहा है। तो जो यूरिन है वह भी अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता है। यूरिन कभी भी हो जाएगा, बेड पे सोते सोते हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि यूरिन कब हो गया। उसी तरह से सेक्सुअल फंक्शन भी उसका वीक हो जाता है। कभी कभी यूरिन होता ही नहीं है, यूरिन इनकंटिनेंस हो जाता है, क्योंकि उसको सेंस ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि न्यूरोपैथी हो गया है, पूरा नर्वस कंडक्शन डैमेज हो रहा है उसका। जिस तरह से सड़ा हुआ वायर रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के दिन में जो बहुत 50-70 साल पुराने जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, जब सड़ जाते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, और वो सड़ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होता है, फिर लाइट चला जाता है सब जगह। इसी तरह से पूरा नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है वहां पे न्यूरोपैथी में। तो इसीलिए यूरिन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यूरिन कब निकल जा रहा है, यूरिन हो ही नहीं रहा, कुछ दिमाग में वो सिग्नल जाते ही नहीं है। या फिर ब्लैडर फुल हो गया, या फिर जो मसल्स कंट्रोल करते हैं यूरिन को, रोक के रखते हैं, वो भी पता नहीं चल रहा है, यूरिन अपने आप निकल जा रहा है ना, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता ब्लैडर फुल है, यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह से सेक्सुअल रेस्पॉन्स वुमेन और मैन में पूरा कम होने लगता है, और जो लिबिडो जो रहता है वह कम होने लगता है। तो उसको इरेक्शन नहीं होता है, उसको इजैकुलेट नहीं होता है, उसने अगर सेक्सुअल क्लाइमेक्स किया तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा आप लोगों के पास भी पेशेंट आते होंगे। और जो वुमेन रहती है, लेडी पेशेंट रहती है, उनको तो वजाइनल लुब्रिकेशन नहीं होगा, ऑर्गेजम नहीं होगा, उसको अराउजल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पूरा सर नर्व्स है ना वो सब डैमेज हो रहे हैं। इसी तरह से स्वेट ग्लैंड्स में भी इसका इफेक्ट होता है, स्वेदवस स्रोतस में। तो उसको टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता है, कभी उसको पसीना आएगा, कभी खाना खाते टाइम पसीना बहुत ज्यादा आएगा, मतलब उसको कभी भी पसीना आ जाएगा, कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसे कंडीशन जब रहते हैं तो ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी रहता है। अब इसको हम लोग कैसे डायग्नोस करें? तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि पेशेंट इज नोन केस ऑफ डायबिटिक है, और उसका शुगर लेवल कितना है, HbA1c 3 महीने का कितना है, वो बहुत हाई लेवल में है क्या? हाँ ठीक है, अगर है तो है। और उसका जो दवाइयां चल रही हैं उसको लेने के साथ वो परहेज पाल रहा है क्या, मतलब यहाँ दवाई भी खा रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो वह कंट्रोल में रह रहा है कि नहीं शुगर। अगर वो 500 से 700 800 तक जा रहे हैं तो उसको न्यूरोपैथी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें रैंडम ब्लड शुगर चेक करना है, HbA1c देखना है, विटामिन B12 देखना है, TFT देखना है, नर्वस कंडक्शन टेस्ट रहता है वो कराना है, EMG कराना है। अब आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है वो मैं बताऊंगा, पहले आप लोग कुछ बताइए। 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर पल्लवी मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको डायबिटीज क्रॉनिक था और उनका ये हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अफेक्ट हुआ, ऐसे ICU में पेशेंट रहते हैं, आपने देखे हैं मैम, पल्लवी मैम? हाँ सर। हाँ सर, आते हैं पेशेंट ऐसे। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, हेलो। आ रही है मैडम जी। हाँ तो हाँ हाँ सर, ऐसे पेशेंट आते हैं और जो वो उनको 10-12 साल से डायबिटीज रहता है, और वहाँ पे मैं कफज ग्रहणी का विचार करती हूँ। तो मैं त्रिभुवन कीर्ति देती हूँ कफज ग्रहणी के लिए, बात कफज ग्रहणी के लिए। और जो न्यूरोपैथी आप बता रहे हो तो उसमें मैं देव दारवार इससे यूज करती हूँ, तो और पाल्सिन्यूरॉन भी यूज करती हूँ, तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और त्रिकटु भी यूज करती हूँ कफज ग्रहणी को सोच के। और बाकी का अगर सिम्टम रहेगा तो जी, आपका आवाज मैडम कट रहा है, आप शायद लोकल ट्रेन में है। हाँ, मुंबई के लोकल में इसलिए सिग्नल नहीं आ रहा।
ठीक है सूरज जी, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? आशीष कुमार जी, आप कुछ ऐसे पेशेंट के बारे में बताइए। अभय सर, डायबिटिक्स वाले पेशेंट हैं क्रॉनिक, और उनको न्यूरोपैथी हो रहा है। कुछ आपका अनुभव है क्या कि ग्रहणी दृष्टि भी है और न्यूरोपैथी भी है, डायबिटिक भी है? शशि मैम, आपने देखे हैं पेशेंट? वीणा मैम, महेंद्र सर, आपने देखे हैं क्या? कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग कि सुनना चाहेंगे? हेलो सर, मतलब इनमें जनरली HB1AC है जो, वो 5.6 के नीचे रहा तो हम नॉर्मल मानते हैं। तो जिनमें शुगर रहता है या जो इंसुलिन पे मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, उनमें जनरली HB1AC कितना रहता है सर? 9-10 या कितना? हाँ, इसमें ज्यादा ही रहता है ना, बहुत ज्यादा रहता है। और अनकंट्रोल डायबिटीज, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। वो पेशेंट ना मीठा खा रहा है, या उसका मेटाबॉलिज्म पूरा बिगड़ चुका है। वो अगर मतलब दूध भी पीता है, पानी भी मतलब चावल भी खाता है, रोटी भी खाता है, सब चीज उल्टा उल्टा, आलू भी खा रहा है। वो खाने पीने, मीठा नहीं खाए ठीक है, लेकिन वो कुछ तो भी खा रहा है जिससे उसका शुगर जल्दी बढ़ जा रहा है। और इंसुलिन सर लेवल ये पे उसको बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन लेना पड़ रहा है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं सर। जी। और सर ये जो मैंने मतलब ये भी पढ़ा था किधर तो, कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट रहते हैं वो मतलब कभी कभी शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं हुई तो मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी जाते हैं, मतलब बराबर। इमरजेंसी कंडीशन में वो। बराबर। सही बताया आपने। और किसी को कुछ बोलना है? महेंद्र सर, बोलिए साहब जी। नमस्कार सर। हाँ जी यदि सर। यदि शुगर है, 2-3 महीने का एक पेशेंट अभी आया था सर, कल परसों की बात है। उसके 300 प्लस में रह रहा था करीबन 3 महीने से, और मीठा भी खा रहा था कंटिन्यू। तो उसके पेट पेट में इस तरह की दिक्कत होने लग गई कि ना उसका डाइजेशन नहीं हो रहा था। खाना खाया, शाम तक भी पचे नहीं पचे, दूसरे दिन भी भूख लगे नहीं लगे, कॉन्स्टिपेशन भी रहता था। तो फिर मैंने उसको गृहिणी के हिसाब से ही ट्रीटमेंट दिया है अभी। अब देखो आगे रिजल्ट क्या रहता है उसका। जी बराबर। मैं थोड़ा और ट्रीटमेंट बताऊंगा तो आपको और थोड़ा सहायता मिलेगा। मैंने अपने सर के नोट से मैं बता रहा हूँ। इसमें हाँ, बताइए सर। आज सर इसमें जो मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, तो बूंद नील को अ, वुंड हील नहीं होता। हाँ। अग्निमंद रहता है। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं कि जिनको भूख नहीं लगती है, प्रमेय जैसा रहता है, और अग्निमंद की वजह से उनको नर्व्स डैमेज हो जाती है, तो वुंड हीलिंग बहुत टाइम लगा है ऐसे केसेस में। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, गैंग्रीन वाले भी देखे हैं, और मतलब बूंड्स महीनों तक हील नहीं हो रहे, ये भी देखा है। जी सही बताया आपने। ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं? बोलिए। अभय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो मैं बोलता हूँ, फिर आप बोलिए। जो हाँ नहीं सर। आप पहले सुनिए फिर आप बोलिए। डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है, ऑटोनॉमिक डायबिटिक न्यूरोपैथी, ऐसा कंडीशन आया है। तो इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अफेक्ट है। तो नर्वस सिस्टम मतलब एक तरह से वात दोष, उससे हम लोग कोरिलेट करते हैं। लेकिन पूरा नर्वस सिस्टम में वात दोष नहीं है, लेकिन हम कोरिलेट करते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है मतलब ये उपद्रव ऑफ मधुमेह, मधुमेह वातज व्याधि हो गई, असाध्य अवस्था में जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि विहार क्या हो रहा है, विकार क्या है, प्रकृति क्या है, समुत्थान विशेष क्या है, और इसका अधिष्ठान क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी देख रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोपैथी, तो इसमें दोष देखेंगे तो वात पित्त कफ, खासकर वात, वात प्रधान, और पित्त और कफ इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। दूष्य देखेंगे तो रस धातु की दृष्टि है, रक्त धातु की दृष्टि है, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और ओज, उसके साथ में लसिका की भी इसमें दृष्टि रहती है। इसमें अग्नि देखेंगे तो जाठराग्नि की दृष्टि है, भूताग्नि की दृष्टि है, धात्वग्नि की दृष्टि है। आम तो इसमें ऊपर जो स्थूल पचन अगर विकृत है तो धातुगत आम भी है इसमें, मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म धातुओं की अग्नि है वो विकृत है। तो धातुगत आम बहुत ज्यादा सूक्ष्म लेवल पे भी आम बहुत ज्यादा संचित रहता है। स्त्रोतस देखेंगे तो इसमें बहुत सारे स्त्रोतस इन्वॉल्व रहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी में। तो अन्न व स्त्रोतस की दृष्टि है, उदक व स्त्रोतस की दृष्टि है, रस व, रक्त व, मांस व, मेदो व, स्वेद व, मज्जा व, शुक्र व, मूत्र व, और पुरीश व स्त्रोतस की दृष्टि रहती है। जब कफ
ये बीमारी प्रमेह व्याधि खासकर कफ की है। तो कफ बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है, पित्त दूषित होता है, मेद दूषित होता है, रक्त दूषित होता है, मांस। इसके वजह से, दुष्टि के वजह से आवरण होता है, वायु का आवरण हो जाता है। जो चलत्व गुण है वायु का, तत्रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो नीला, चल गुण जो है वह बहुत ज्यादा हैम्पर होता है, या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या उसमें कमी आ जाती है, चल गुण वायु का कम हो जाता है। इसके वजह से चेष्टा हानि होगी, इंसान चल नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, और वायु का विमार्गमन होता है। और इसके वजह से स्त्रोतस जो है वह पूरे आम के वजह से, क्योंकि अग्नि भी मंद है और वायु चल नहीं रहा है, वायु का चल गुण कम हो गया है, तो पूरा सिस्टम में जितने स्त्रोतस है वो पूर्ण भर रहे हैं, स्त्रोतोरोध हो रहा है, पूर्णत्व आ रहा है। और धातु जो है वह सामावस्था में जा रहे हैं सारे, मतलब साम रस, साम रस स्त्रोत में आम है तो इसलिए रस पूरा आम है, रक्त भी आम है, मांस भी आम है, मतलब सब आम आम वाले, आम मेद है, कच्चा मेद है, और फिर कच्चा अस्थि धातु है, कच्चा शुक्र है, कच्चा मज्जा है, कच्चा मांस है, मतलब आम युक्त सारे धातु हैं। स्रोतस क्योंकि पूरी तरह से दूषित हो गए हैं। स्थिर धातु वे, उनको पोषण नहीं मिल रहा है क्योंकि आम ने सारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। इसके वजह से और भी, जब धातुओं का बल जो है वो कम हो रहा है, पहले तो आवरण हो गया, वायु का आवरण, मतलब वायु को आवृत कर दिया सारा, कफ ने, पित्त ने, मेद ने, रक्त ने, मांस ने। और बाद में जब धातुओं का पोषण नहीं हो रहा तो क्षयात्मक संप्राप्ति होने लगती है। क्षयात्मक संप्राप्ति होगी तो मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स का फंक्शन जो है वह कम होने लगेगा, वात दोष बहुत तरह से इम्बैलेंस हो रहा है, इसीलिए सेंसेशन लॉस होता है। हाथ पैर में सुप्तता आती है, मतलब वहां पे सुई चुभो दिया, अगर जल भी गया तो पता नहीं चलेगा, सुप्तता आने लगती है, इसको बोलेंगे न्यूरोपैथी। नर्व्स जो है वो खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, नर्वस कंडक्शन खराब हो रहा है। और पूरा अगर नर्व का कंडक्शन ही खराब हो गया, वहां पे कुछ जानिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो वो गैंग्रीन के कंडीशन में जाएगा, फिर सड़न पैदा होगी, और गैंग्रीन का इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैलने लगता है। उसके पहले और क्या क्या होता है, तो इसमें वायु का बहुत ज्यादा विकृति है, इसमें बहुत सारे दोष और दुष्य बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कफानुबंधी है तो सुप्ति आएगा, गुरुता आएगा, शैतत्व आएगा। अगर पित्तानुबंधी है तो दाह होगा और तोद होगा, और बहुत बर्निंग सेंसेशन होगा। और सुप्ति भी कैसे होती है, तो सुप्ति जैसे बोलते हैं कि नमनेस आ रहा है, तो बाध्यता आ रही है, तो इसमें सुप्ति प्रमेह के पूर्व रूप में चरक संहिता में बोला है। कर सुप्ति जो है वात नानात्मक विकार में बोला है। पाद सुप्ति कफ, कफ कर्म विकृत होने में बोला है। अंग सुप्ति मतलब त्वगत वात में बोला है। अगर दाह हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, प्रमेह के पूर्व रूप में बोला है। और विदाह हो रहा है बहुत ज्यादा, पित्त के नानात्मक विकार में बताया। टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, जैसे चीटियां काट रही हैं, तो उसमें भी अलग अलग होता है, जैसे हर्ष होता है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं बार बार, त्वगत वात में होता है। पिपीलिका, जैसे चीटियां चल रही हैं, तो होता है कफावृत उदान में, ऐसा कंडीशन कंडीशन ऐसा होता है, पिपीलिकावत संचारी वेदना। उसी तरह से हर्ष और पिपीलिका संचार हो रहे हैं तो मासावृत वात, मतलब इसमें सारे दोष दुष्य समूर्छना इसी तरह से हो रही है। या फिर पिन चुभा रहे हैं या निडल चुभा रहे हैं। सूची भ्रीव निशोत्तम या शोणितावृत वात, मतलब सूची भ्रीव निशोत मतलब तोद हो रहे, सूची चुभा रहे हैं, सुई का नोक चुभा रहे हैं, तो शोणितावृत वात जब रहता है, रक्तावृत वात उसमें ये कंडीशन रहता है, या अस्थियावृत वात ऐसे कंडीशन रहते हैं। इसी तरह से न्यूरोपैथी हो रही है तो वेस्टिंग ऑफ मसल्स होते हैं, जैसे कि शोष, मांसोपचय होता है। वीकनेस आता है तो दुर्बलता आती है, स्तंभ होता है, या फिर कंप होने लगता है, यहाँ पे इनवॉलेंटरली मसल मूवमेंट होने लगता है। तो इसमें हम चिकित्सा क्या करते हैं, न्यूरोपैथी की चिकित्सा कैसे करते हैं, तो हमें पूरा अभ्यास करना चाहिए। शुगर लेवल कब से बढ़ा हुआ है, तो शुगर लेवल बढ़ा है तो संतर्पण जनित है, यहाँ पे अपतर्पण जनित है कि संतर्पण जनित, स्थूल है कि कृश है, वो पहले देखना है। तो ज्यादातर बहुदोषावस्था रहती है। और फिर सबसे पहले आयुर्वेद का मेन कॉन्सेप्ट है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा मतलब अग्नि की चिकित्सा, और काय की अग्नि मतलब जाठराग्नि, इसको पहले ठीक करना है। और फिर उसके बाद में जो प्रकोपित दोष अवस्थाएं हैं उसको ठीक करना है।
तो इसमें हम लोग दोष दुष्टि जो है उसको हमें ठीक करना है। तो और अनुषंगी व्याधि जो है वो मधुमेह है। मधुमेह अनुषंगी है, मतलब इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, बहुत सारी बीमारियों के साथ में ये आता है। तो इसमें धातुओं की दोष दुष्टि देखते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि हमें पहले तो अग्नि को अच्छा करना है, क्लेद को निकालना है, स्रोतस को शुद्ध करना है, फिर वात की वजह से जो क्षय हुआ है या आवरण है उसकी चिकित्सा करनी है। तो इसीलिए, और यहाँ पे अगर नमनेस है तो हमें नर्व्स को ताकत देना है, नर्व्स को रीजनरेट करने की दवाइयां देनी है। कफावृतवात है तो आवरण को निकालना है, पित्तावृतवात है तो आवरण को निकालना है। जैसे जैसे आवरण की चिकित्सा बताई अपने ग्रंथों में, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा, आवरण की चिकित्सा कैसे करनी है। अब जैसे कि कफावृतवात है तो उसमें हम लोग कुछ ऐसे द्रव्य देते हैं जो कफ का आवरण निकालता है और वायु को अच्छे से निकलने देता है। ऐसा सोचिए, अंदर वायु बैठा है, उसको कफ ने ऊपर से कवर कर दिया, कंबल ओढ़ के जैसे कोई इंसान बैठा है, तो अंदर वायु है, कफ जाने नहीं दे रहा है। तो उसमें भूनिम्बादि कषाय, अष्टवर्ग कषाय, लशुनादि कषाय, शुंठी बलादि कषाय, ये देने से कफावृतवात है वो निकल जाता है। शुंठी बलादि कषाय क्यों दिया? कि कफ का आवरण को निकाले। शुंठी है वो दीपन पाचन है, कटु रसात्मक है। लशुनादिवटी जो है, लहसुन भी कटु रस है, वो भी क्या करता है, उसमें क्षार वगैरह है, कफ को निकालता है, वायु का अनुलोमन करता है। अष्टवर्ग में क्या है, जीवक ऋषभक हटा के मेधा महामेधा काकुली शिर काकुली मुद्गपर्णी माशपर्णी जीवंती अष्टि मधु, वो भी क्या करता है, कफ के आवरण को निकाल देता है। भूनिम्बादि कषाय है, वो भी कफ के आवरण को निकालता है। इसलिए कफावृतवात में भूनिम्बादि कषाय, अष्टवर्ग कषाय, लशुन आदि कषाय, शुंठी बल आदि कषाय ये देते हैं। उसके बाद में हमें फिर धातुओं का बल बढ़ाना है। तो शुंठी इसलिए देना है क्योंकि अग्नि को प्रदीप्त करते रहना है। तो शुंठी बल द्रव शीर कषायम, जो शीर पाक जैसे कषाय विधि बनती है, शीर कषाय देना है, उससे धातुओं को बल मिलता है। उसी तरह से हम लोग कुछ चूर्ण कल्पना देते हैं जो कफावृतवात में देते हैं। तो इसमें गुड़ुचि सत्व देते हैं, पंचसम चूर्ण देते हैं, और शीर बला तेल इसका अभ्यंग कराते हैं, मात्रा बस्ती देते हैं। इसी तरह से वसंत कुसुमाकर रस हर तरह के न्यूरोपैथी में सबसे बेस्ट दवाई है। शिवा गुलिका, फिर शिला जत्वादि लौह, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत, ये द्रव्य देने से न्यूरोपैथी 4 दवाई देखे, वसंत कुसुमाकर रस, शिवा गुलिका, शिला जत्वादि लौह, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये 100% न्यूरोपैथी में काम करती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो, बर्निंग न्यूरोपैथी हो, सभी में वसंत कुसुमाकर रस, शिवा गुलिका, शिला जत्वादि लौह, स्वर्ण मालिनी वसंत देना चाहिए। इसी तरह से हमें बस्ती देना पड़ता है, अग्नि को अच्छा करके धन्वंतर घृत का बस्ती दें या धन्वंतर घृत खाने के लिए दें, जीर्ण पिण्याक तेल का बस्ती दें या पीने के लिए दें। फिर उद्वर्तन करना बहुत जरूरी होता है न्यूरोपैथी में, वहां पे क्लेद को हटाना है, मेद को हटाना है, और नर्वस कंडक्शन को अच्छा करना है, हमें व्यान वायु को अच्छा करना है। इसीलिए कोलकुल इत्यादि चूर्ण का उद्वर्तन करने से न्यूरोपैथी में बहुत अच्छा फायदा होता है। एलादि चूर्ण, आरक वदादि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, इससे उद्वर्तन से कफ और मेद जो है पूरे स्थानिक सब कफ और मेद कम हो जाते हैं, और इसके वजह से त्वचा का प्रसादन होता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है, सेंसरी परसेप्शन बढ़ जाता है। इसलिए उद्वर्तन चिकित्सा आयुर्वेद में नित्य कर्म में बताया, मतलब दिनचर्या में उद्वर्तन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जब भी आपके पास पेशेंट है जिनको न्यूरोपैथी है, या तो नर्वस कंडक्शन कम हो गया है या बर्निंग हो रहा है, उद्वर्तन चिकित्सा आप लोग जरूर करिए, वही परिमार्जन चिकित्सा में आता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसमें हम लोग न्यूरोपैथी देख रहे हैं तो ये रुक्षता आ जाती है बहुत अंदर ही अंदर, और इसमें क्लेद की वजह से और आम की वजह से बहुद्रव विशेष, मतलब शरीर में पानी 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 सब जमा हो गया है, तो धातुओं में रुक्षता आ रही है। तो हमें क्लेद को निकालना है, तो हमें चूर्ण और कषाय कल्पना ये देना है, जाकि ताकि वो चूर्ण, क्योंकि रुक्ष रहता है, कोई भी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण देंगे रुक्ष रहता है, या फिर हम लोग ये अजश्रृंगी देखते हैं, गुड़मार वो, या किरात तिक्त, चिरायता, सब रुक्ष चीजें रहती हैं। तो हम लोग चूर्ण और कषाय कल्पना देते हैं क्योंकि ये खुद ही रुक्ष देता है। तो ये क्लेद को शरीर से बाहर निकालता है, और जो अनुबंध है दोषों का उसको भी ये ठीक करता है, बैलेंस करता है, पित्त को और कफ को भी बैलेंस करता है। उसी तरह से फिर जब ये हमने चूर्ण कषाय कल्पना दे दिया, अग्नि बढ़ा दिया, दीपन पाचन द्रव्य दिए, उसके बाद में उद्वर्तन भी कर दिया, उसके बाद में हम लोग प्रमंजन
विमर्दन तेलम से अभ्यंग करते हैं, चिंचादि तेलम से अभ्यंग करते हैं, विषगर्भ तेल से अभ्यंग करते हैं, विषमुष्टि तेल से अभ्यंग करते हैं, ये कुट्टम चुक्क्यादि तेल से अभ्यंग करते हैं, कार्पस हस्त्यादि तेलम से अभ्यंग करते हैं। फिर उसके बाद में लेखन बस्ती देने से जो प्रमेह की व्याधि है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। लेखनी गण का या त्रिफलाक्वाथ का बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर इसमें रसायन के रूप में शिवागुलिका, अगर कंटिन्यू 1 साल तक शिवागुलिका दिया जाए, हर तरह का न्यूरोपैथी या गैंग्रीन होने से पहले हम बचा सकते हैं अपने पेशेंट को, तो वो हम लोग शिवागुलिका से दे सकते हैं। वर्धमान पिप्पली रसायन, फिर वसंत कुसुमाकर रस कंटिन्यू 1 साल 2 साल 3 साल देना चाहिए, उससे न्यूरोपैथी में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जब पेशेंट हमारे पास पित्तावृत वात, मतलब बहुत ज्यादा बर्निंग लेके आ रहा है, मतलब बहुत जलन हो रही है, उसको सुई चुभोने की तरह दाह हो रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा भी पेशेंट रहते हैं, हाथ पैर के तलवे जल रहे हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट को बेचैनी रहती है, गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, यहाँ पे पित्तावृत वात रहता है। तो इसमें हमें देखना चाहिए कि धातुगत ज्वर हुआ है क्या, पहले उसको विषम ज्वर हुआ है, धातुगत ज्वर हुआ है क्या, फिर उत्तान वात रक्त है क्या, पित्तज प्रमेह है क्या, विसर्प है क्या, और इन्हीं का कॉम्बिनेशन में हम चिकित्सा देते हैं। तो महामंजिष्ठादि क्वाथ, ये पित्तावृत, जहां पे पित्त के सिम्टम दिख रहे हैं न्यूरोपैथी में, महामंजिष्ठादि कषाय, गुरुच्यादि कषाय, फिर अमृतोत्तरम कषाय, पंच अमृत कषाय, बला गुरुच्यादि शीर कषाय, निशोत्तर अमृतादि कषाय, ये देते हैं। उसी तरह से पित्तावृतवात है और न्यूरोपैथी है, तो इसमें हम लोग कैशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल और ये देते हैं। उसी तरह से पित्त का हमें शमन करना है तो प्रवाल पिष्टी, फिर चंद्र प्रभावटी, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, योगेंद्र रस देते हैं। वसंत कुसुमाकर रस तो सभी न्यूरोपैथी में देते हैं। इसी तरह से सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण भूपति रस, अगर ज्वर का इतिहास है तो जय मंगल रस, ये सब स्वर्ण कल्प, कस्तूरी भैरव रस, फिर नवरत्न मृगांक रस, ऐसे बहुत सारे ऐसे द्रव्य देते हैं जो बहुत अच्छे दिव्य दवाइयां हैं। उसी तरह से शीर बला तेल का हम लोग न्यूरोपैथी को ठीक करने के लिए मात्रा बस्ती देते हैं। फिर उद्वर्तन करते हैं जहां पे पित्तावृत वात है तो आरग वदादि चूर्ण है उसका उद्वर्तन करते हैं। गुडुचि चूर्ण का उद्वर्तन करने से जो बर्निंग सेंसेशन है वह कम होता है। तो गुडुचि चूर्ण है, चंदन का चूर्ण है, सारिवा है, मतलब जो शीत वीर्यात्मक द्रव्य उनका, उशीर है उसका करते हैं। उसी तरह से खाने के लिए पित्तावृत वात है तो इसमें महातिक्ता घृत खाने के लिए देते हैं, दीपन पाचन करके तिक्ता घृत देते हैं। अभ्यंग करने के लिए महानारायण तेल देते हैं, पिंड तेल देते हैं, केतकी मुलादी तेल देते हैं, आरनाल तेल देते हैं। उसी तरह से माधु तेलिक यापना बस्ती देते हैं जब पित्तावृत वात है। यहाँ पे शुगर लेवल जो है वह तो कंट्रोल आ गया है लेकिन जलन बहुत ज्यादा हो रही है, तो माधु तेलिक यापना बस्ती से पैदा होता है। फिर रसायन में त्रिफला रसायन देते हैं, आमलकी का चूर्ण देते हैं। इन सब को देखते हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जहाँ पे ऑर्गन्स में अफेक्ट हो रहे हैं वह काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। या पित्त धरगला चाहे मज्जा धरगला जब हम देख रहे हैं तो ग्रहणी कला को अच्छा करने के लिए परपट्टी कल्पना देते हैं, आसवरिश नहीं देते हैं हम लोग, परपट्टी कल्पना देते हैं। और कफज ग्रहणी के लिए त्रिकटु है, क्षार जो है यवक्षार, सज्जी क्षार, शिवाचार पाचन चूर्ण देते हैं, या गोमूत्र हरितकी देते हैं। तो काफी हद तक पेशेंट हमारे रिकवर हो जाते हैं। और हम पेशेंट को अगर बोलें कि आप परहेज पालिए, वॉकिंग करिए, ग्रंथों में बोला है कि आप मतलब 100 योजन चलें, उसके बाद में कुआं खोदें, गोमूत्र गाय का गोबर खा के रहें, ऐसे जब परहेज पाला जाता है तो काफी हद तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलिए प्लीज। मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? डायबिटीज पेशेंट आए आपके पास और जिनको न्यूरोपैथी हो रहा था। मनीषा मैम अगर आप सुन पा रही हैं तो आप बोलेंगी कुछ। नेहा मैम, महेंद्र सर, सुरेंद्र शर्मा जी, हरीश बत्रा जी, कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। वीना मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप? शशि मैम, सूरज जी। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर इसमें मतलब न्यूरोपैथी की कंडीशन में हम आशा वरिष्ठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना वैसे? हाँ, नहीं, अगर मधुमेह है, शुगर लेवल ज्यादा है तो आसवरिश नहीं देना चाहिए। शुगर ज्यादा है तो नहीं दे सकते ना? नहीं, हम हाँ लोग सर। डायबिटीज वाले पेशेंट को कहाँ देते हैं आसावरिष्ट। हाँ सर।
आपको आज का लेक्चर कुछ काम आया क्या सूरज जी? हाँ सर, आया, बहुत सीखने को मिला आज। हाँ, अभी जो मैं पढ़ा है इसका पीडीएफ में आप लोग को दूंगा। बहुत सारे द्रव्य मैंने बोले हैं, आप लोग पीडीएफ देखिए और मेरा लेक्चर फिर से सुनिए। और पेशेंट देखिए, और जहां पर भी न्यूरोपैथी के कंडीशन आ रही है, जहाँ पे नर्व्स डैमेज हो रहा है, मधुमेह का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, वहां पे आप लोग जरूर ये अप्लाई करिए। आप लोग को और कुछ सीखने को मिलेगा जो मैंने बताया। एक तो मैंने गाइडलाइन दिया है, असल में इस पे और भी बहुत सारी दवाइयां हमारे सर बताते हैं। धान्वंतर घृत है, दादिक घृत है, बहुत सारी दवाइयां हैं इस पे, अपने ग्रंथों में बताई हुई हैं। पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? वीना मैम? हाँ बोलू क्या सर? हाँ जी। हाँ, मेरे पेशेंट अभी एक 4 पेशेंट चल रहे हैं सर। तो उनका HbA1c 11 था। जी। एक पेशेंट मैंने बीच में बोल दिया था, लेडी है, अनमैरिड है, 65 67 एज है उनका। एक जगह पे बैठी तो 100 से भी ज्यादा वेट है उनका, तो कुछ काम नहीं करती, बहुत आलस्य है उसको। तो उनके दोनों पैर वो उठती ही नहीं एक जगह से, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम को जाने के लिए ही उठती है। वो खाती है भी एक जगह पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के। तो उनको दोनों पाँव के ऊपर खुजली आ रही थी और बहुत रेडनेस था सर। मैंने ये केस आपको बोल दिया था। और हाँ उसको एलोपैथी की ट्रीटमेंट थी उनकी, डॉक्टर कानाडेन की। हाँ। तो कम नहीं हो रहा तो मुझे बोले कि कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट देंगे क्या। तो मैंने शुरू की शिलाजीत वटी 2 TDS शुरू की, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी, हिंगवाष्टक और अविपत्ति कर दे दिया। और अच्छा आम पाचन होने के बाद एक पाउन महीने के बाद उसको तिक्तक क्षीरबस्ती शुरू कर दी। जी। वसंत कुसुमाकर पहले से ही मैंने शुरू कर दिया था। और बाहर से उद्वर्तन, वो पाँव को नहीं लगाने का, क्योंकि बहुत रेडनेस था, वहां पे वुंड हो जाएगी शायद ऐसा लग रहा था। तो जी। बाहर से लगाने को त्रिफला, दारू हरिद्रा ऐसा देती थी। और रोज थोड़ा थोड़ा विरेचन, हरितकी का विरेचन देती थी। और तिक्तक क्षीरबस्ती तो अभी भी चालू है। वसंत कुसुमाकर 6 महीने तक, अभी 6 महीने हुए तो उनको चालू है सर। जी। मैंने बीच में पूछा था कि चलेगा क्या इतना, तो आप बोले थे चलेगा, दे दीजिए। तो क्या तो रिजल्ट क्या आया? बहुत अच्छे रिजल्ट्स है सर। जी। कभी तो भी आपने आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे उनको भी लेके आएंगे हम। हाँ जरूर आइएगा मैम, क्योंकि हाँ बच्चों को सीखने को मिलेगा। बहुत सारे अभी बीएमएस वाले बच्चे हैं, जैसे वो हमारे जैन साहब हैं, सूरज जी हैं, ये लोग नए नए बच्चे हैं, इन लोगों को ऐसे केसेस सीखने को मिलेंगे। वो स्टूडेंट नहीं लगते, वो कितने होशियार है दोनों, वो कहाँ तक जाएंगे अरे हमारे उनका में। आपको पता नहीं है वो कितना मेहनती है। आशीष कुमार जैन जी हैं, कितना मतलब कितना मेहनत करते हैं आयुर्वेद के लिए, पढ़ने के लिए। और वो आशीष कुमार जैन को कल देख लिया हमने। हाँ मगर उनका भी कौतुक है कितना कि इंजीनियर होकर जॉब छोड़ के वो BMS को आए। वही तो। बहुत अच्छा लगा। और और ये सुबह टीका सूरज वचन कितना बढ़िया पढ़ते हैं, बढ़िया मजा पढ़ते आता है। हैं। और ये सूरज भी हाँ, मतलब करता है 10 बार, मगर स्टडी बहुत अच्छा करता है वो। अभी क्या है ना, वो असली में मराठी से हिंदी बोलने में थोड़ा सीखने में, इसलिए मतलब बोलते हैं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। क्या है ना कि अभी लैंग्वेज नहीं है ना, मदर टंग तो मराठी है, हिंदी सीख। बच्चे बच्चों के बोल मीठे लगते हैं, मगर अच्छे हाँ हैं दोनों भी, हाँ बहुत अच्छे हैं सर। हाँ। और जो हाँ, प्रैक्टिशनर लोग हैं, वो पल्लवी मैम कितना बढ़िया बोलती हैं, हरिहर सर। हाँ बहुत अच्छी है पल्लवी मैम। हाँ। ओके, चलिए, थैंक यू सूरज सर। जी आपके बारे में देखिए, बीना मैम ने कितना अच्छा बताया। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ मनीष सर, जी? वो हमारे नागार्जुन जब कहा, अभी नहीं है, आदित्य सर, आदित्य सर नागार्जुन ही तो है वो। वो सुबह आते हैं, अभी शाम का उनका ओपीडी रहता है, अच्छा अच्छा अच्छा। वो शाम को नहीं आ पाते।
वो बाद में लेक्चर। सूरज जी आप बोलिए, मैम बोल रही है मतलब बोलते हैं आप बार बार। हेलो सर, मतलब ये पूछना था कि सब बोल रहे हैं, ये शब्द मैम ने कैच कर लिया है मतलब। ठीक है बोलिए। कि मतलब जो प्रमेह के पेशेंट है उनमें मतलब आशा वरिष्ठ देते ही नहीं क्या, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंसिडर करते हैं क्या? हाँ, क्योंकि उसमें गुड़ डालते हैं, चीनी डाल के बनाया जाता है। आसावरिष्ट और अवलेव नहीं देते हैं। हाँ सर। और सर शहद मतलब भी नहीं देते हैं, मधु नहीं देते हैं, नहीं तो शुगर कितना बढ़ जाएगा। हाँ सर। एक ही द्रव्य बताया, अयस्कृति बताया चरक संहिता में, लिक्विड फॉर्म में देने को। लेकिन बाकी आसावरिष्ट कहीं भी नहीं बताया है। मतलब मधुमेह में नहीं बताया है, पित्तज प्रमेह में बताया है, दूसरे मधु का आसा वगैरह बताया है, कफज प्रमेह में बताया है, लेकिन जो मधुमेह है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाँ सर, मतलब ये मतलब वाग्भट में ही देखा था मैंने, ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय में। वो मधुकासव की फलश्रुति में है ना, ग्रहणी आया था। मंदाग्नि को प्रदीप्त करता है, शरीर को पुष्ट करता है, पित्त तथा रक्त कुष्ठ, किलास, प्रमेह रोगों को नष्ट करता है। इसलिए हाँ, मतलब ये पूछा मैंने। प्रमेह है तो प्रमेह कौन सी अवस्था में? कफज अवस्था में तो ठीक है, पित्तज अवस्था है तो ठीक है। लेकिन अगर वो वातज कंडीशन में जाके मधुमेह कर रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, मधु के समान मूत्र आ रहा है, जैसे शहद निकल रहा है, मीठा मीठा यूरिन आ रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं देना है मीठा चीज। हाँ सर। वो और जहर मतलब होता है। वातज में नहीं दे सकते, पर मतलब ऐसी कंडीशन कुछ अभी एक्सप्लेन कर पूना में सकते हैं? कुछ वैद्य थे, वो लोग मधुमेह में लड्डू वड्डू खिलाते थे। वो लोग का ये मानना था कि मतलब बूंदी के लड्डू खिलाते थे कि वात का शमन करने के लिए हमें मधुर रस चाहिए। क्योंकि उनका ये कहना था कि हम जितना गुड़मार, किरात तिक्त, ये सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, ये भी तो वायु का प्रकोप करते हैं, तो इसलिए मीठा चीज खिलाओ। लेकिन वो कंट्रोल मेथड में मीठा चीज देके फिर शमन करते थे। तो हम लोग तो छोटे वैद्य हैं, हम लोग इतने बड़े नहीं है कि मीठा खिलाएंगे। आजकल कैसे मीठा खिलाएंगे तो पेशेंट ने दिखा दिया तो केस हो जाएगा, मेडिकल लीगल केस हो जाएगा कि इन्होंने लड्डू खिलाया और हमारा शुगर लेवल इतना बढ़ गया और हमको ये कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, मधुर रसात्मक द्रव्य जो असली में मीठा नहीं है, जैसे अश्वगंधा है, विदारी है, शतावरी है, कप्पीकच्चू है, ये चीजें हम लोग देते हैं, तो वो मधुर रस है लेकिन टेस्ट में मीठा नहीं है, उससे शुगर नहीं बढ़ता है, लेकिन मधुर रस का सारे कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग वृक्ष योग जैसे जो द्रव्य हैं उसमें सारे शतावरी, अश्वगंधा, विदारी, ये सब है वो देते हैं। बराबर है ना? हाँ सर। हाँ। और किसी को कुछ बोलना है क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा सबसे मेन है सिस्टम। शरीर पूरा एक तरह से परमात्मा ने किस तरह से बनाया है। जो लोग परहेज नहीं पालते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं, उनको सब व्याधियां होती है। मनीषा मैम बताइए आप। जी प्रणाम सर। सर आपने तो सब कुछ बता दिया, कुछ बचा ही नहीं है बताने के लिए। और ये टॉपिक पे अभी बात चल रही थोड़ा थी सा माइक तो के पास आके बोलिए मैम, धीरे धीरे आवाज आ रही है। हाँ बोलिए मैम। एक्चुअली मैं थोड़ा सा नेटवर्क से बाहर हूँ। अच्छा। तो अभी मैं सुन रही थी सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ क्योंकि टाइम आगे पीछे हो जा रहा सब चीज़ का। सर हाँ का भी, नाड़ी का और इधर का सब बहुत ज्यादा हो जा रहा। तो सर मैं अभी सब बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी नहीं बचा बताने के लिए। हर कंडीशन में इन्होंने, डॉक्टर सूरज जी ने जैसे अभी चर्चा की कि आशा का इनका कहीं ना कहीं माइंड ऐसा क्लिक कर रहा है कि वातज और पाचन के लिए हमको देना चाहिए। तो अयस्कृति तो मैं देती हूँ, साथ में भी उसमें आम और कफ की भी संप्राप्ति है, और शुगर कंट्रोल में चल रहा है पेशेंट का। चित्रकासवम भी मैं देती हूँ, से गौमय रहता है उसमें, तो वो उतना नुकसान तो नहीं करता, रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो आशा वरिष्ठ में आप पेशेंट को देखते हुए आप वैसे दे सकते हैं। बाकी हम तो कषायम देते ही हैं, कषायम में हर चीज बताया अभी सर ने, बहुत अच्छे अच्छे कषायम बताए, तो उसको भी साथ में लेके चल सकते हैं। जी सर, बाकी तो सब चीज आपने बता दिया, इतना कुछ है ही नहीं, छोड़े ही नहीं सर। जी, जी मैं इसका पीडीएफ नोट्स दे दूंगा तो आप लोग इस पे को पढ़िए, क्योंकि एक बार में ये सब चीजें नहीं समझ आती, इस पे रिसर्च होना चाहिए, पेशेंट को जी देखना जी चाहिए।
और जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब और ज्यादा समझ आता है कि न्यूरोपैथी क्या क्या होता है। थेरोटिकल कम समझ आएगा, प्रैक्टिकल ज्यादा समझ आता है। जी 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 सर। जी ठीक है। आप लोग कभी भी डायबिटिक वार्ड में जाके देखिए, जहाँ पे पेशेंट आईसीयू में एडमिट रहते हैं, या डायबिटिक वार्ड जहाँ रहता है वहां पे, या डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाके कुछ, सूरज जी आपको चांस है, आप स्टूडेंट हैं, आप जाके देखिए न्यूरोपैथी के पेशेंट, गैंग्रीन के पेशेंट किस तरह से होते हैं। आप लोग हाँ को, सर। हाँ, आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है, लेकिन पेशेंट देखने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा उधर। आशीष कुमार जैन साहब, आप भी जाके देखिए हॉस्पिटल्स में पेशेंट। जी सर। सर पेशेंट्स तो मैं देखता रहता हूँ, मेरे पास मतलब आते भी रहते हैं, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं पेशेंट से काफी। इधर हमारे पुणे हॉस्पिटल्स में के भी रहे हैं, और से हमारे जो कैंप्स हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं हमसे पेशेंट्स। और सर आपको आयुष दर्पण पे आने के बाद कुछ ऐसा समझ आ रहा है हम आयुर्वेद पे क्या बात कर रहे हैं, कैसे करें, आपको लैंग्वेज समझ आता है हमारा सब? हाँ सर, वो सब समझ में। सर मैं 8 साल से आयुर्वेद में काम ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, तो मैं सिर्फ डिग्री के लिए मैंने ये सब अप्लाई बीएमएस कर रहा हूँ। बाकी मैं ट्रीटमेंट पार्ट में मैं एक सक्सेस स्टोरी बता दूं सर, शॉर्ट में, हाँ जरूर एक आधे बताइए। मिनट में। हाँ सर बताइए। लगभग 5 साल पहले हमारे पास एक पल्मनरी आर्टरी में क्लॉट था। एक पेशेंट है मुकेश जी, बिलासपुर की। तो उनको बेंगलोर के नारायणा हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी शेड्यूल्ड थी उनकी। तो वो हमारे गुरुजी के पास आए, तो उनकी फ्लाइट की भी टिकट थी। तो गुरुजी ने मुझसे बोला कि इनका केस देखो, ये ठीक हो सकता है। तो हमने वो केस देखा, फिर हमारे 4 5 6 वैद्यों की टीम भी है, तो हमने वो केस देख के उनको कहा कि ये ठीक हो जाएगा क्लॉट। और और फिर हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उनको हमने ऑयल सब बंद कर दिए थे, लौकी का सूप पिलाते थे, तुलसी पुदीना काली मिर्च डाल के, गिलोय का काढ़ा पिलाते थे, और एक हमने वो क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए भारंगी और गिलोय, पुनर्नवा, ये सब सौंठ काली मिर्च इससे मिला के एक काढ़ा प्रिपेयर किया था, वो दिया उनको। तो मेरे पास अभी भी उनकी मोबाइल में रिपोर्ट्स हैं। तो वो 45 दिन में वो क्लॉट पूरा डिजोल्व हो गया था। और फिर उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में दोबारा रिपोर्ट कराई, तो डॉक्टर्स बोले कि रिपोर्ट गलत आई है। फिर वो हैदराबाद गए, वहां भी क्लॉट नहीं था, डिजोल्व हो गया था। तो फिर उनको फिर विश्वास हुआ, फिर उन्होंने उनके तो फिर हमारे पास 100 हार्ट के पेशेंट और आए, जिनको हार्ट ब्लॉकेज था, बहुत या बढ़िया। जिनको इस टाइप। तो ये हमारे मेरे पास उनकी पुरानी नई दोनों रिपोर्ट्स हैं अभी भी मोबाइल में। बहुत तो बढ़िया। ऐसे मतलब सर हमने काफी क्रिटिकल क्रिटिकल केसेस हैंडल भी किए हैं और ठीक भी किए हैं। बस ये है कि अब इस प्लेटफॉर्म पे हमें और काफी नई चीजें सीखने मिल रही हैं। जी। और हम लोग कोई भी चीज नहीं छुपाते हैं। वो मैंने जी एक अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट का बताया था कि हाँ, मैं आपने उसको बताया, मैंने देखा है। चंदन का चूर्ण, लोग क्या करते हैं, कुटच 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 देते हैं। कुछ तो अलग जी चीज करना चाहिए कि पेशेंट को भी मजा आए। तो चंदन का पानक बनाते हैं हम लोग। चंदन का चूर्ण, शुद्ध चंदन का चूर्ण बैंगलोर से आता है। उसमें जी चीनी या मिश्री डाल के वो दिन भर पीना है। उससे जी ना रक्तज प्रवाहिका है वो पूरा बंद हो जाता है। जो नंबर ऑफ टाइम्स पेशेंट जा रहे हैं वो भी कंट्रोल हो जाता है। बहुत अच्छा जी। फायदा होता है। सर हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो अपनी नॉलेज छिपाते नहीं है ना, वो इतनी ऊंचाइयों पे उठते जाते हैं। जैसे सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बालकृष्ण है ना, आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने बताया हाँ था कि हाँ। मेरे से नॉलेज वाले, ज्ञान वाले और विद्वान और पढ़े लिखे लोग भारत में बोले हजारों लाखों हैं, जी लेकिन इस काम के लिए मुझे इसीलिए चुना गया क्योंकि हम अपनी नॉलेज को कभी नहीं छुपाते, हम सबको बताते हैं। हमें कुछ पता चलता है तो, वो रामदेव भी बोल रहे थे कि हमें कुछ पता चलता है तो हम पूरी दुनिया को बताते हैं। ये तो हमारा, इसीलिए हमारा ये सब एक्सपेंशन हो रहा है, भगवान के ऊपर से हो रहा है बोले। क्योंकि हम बराबर। हमसे बोले नॉलेज वाले, डिग्री वाले और बहुत सारे वैद्य हैं, लेकिन वो छुपाते हैं, इसीलिए उनका कुछ भी नहीं होता है, वो मतलब डाउनफॉल होता है उनका। जी सही बताया आपने। मैं तो कभी नहीं छुपाता हूँ, मुझे जो आता है मैं सब बता देता हूँ। लोग बोलते हैं जी आप कैसे हो, सब कुछ बता देते हो, तो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? जी। बताना चाहिए ना। सर अच्छा। मैंने सर पतंजलि के, रामदेव के जो पहले कैंप्स होते थे और वैद्य प्रशिक्षण शिविर होते थे उनके, तो लगभग 2000 घंटे के तो मैंने उनके पूरे सुने हैं पिछले 7 8 साल के। उसमें भी उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ, अनुभव, एक्सपीरियंस बताते थे, तो वो भी मैंने उनको यूज किया, तो काफी इफेक्टिव है उनके जो फॉर्मूले हैं। जी सही बताया। आप ये बताइए, कल आपके मित्र को आपने दिया था वो जी सर, वो उन्होंने हाँ दस पर। दस अभी पहले दिन 5 5 गोलियां ली उन्होंने इसकी, 5 आम पाचक की। सर आपकी वाली तो वो वही माता जी के पास ही है, मेरे पास जो थी अभी तो फिलहाल वो दे दी मैंने आज तो। ठीक है, आप अ, उनको फिर 9 बजे के सेशन में लाइए, बात करेंगे।
जी, और दूसरा उनको तक्र, तो आज हमने दही जमाया है तो अब कल से शुरू हो जाएगा तक्र। अच्छा ठीक है, और ठीक है। सर एक और हमारे साथ में जो आईआईटी पास आउट है और वाह। मारुति सुजुकी में वो रिसर्च इंजीनियर थे, जी उनको भी मैं आज बात की थी मैंने, वो उनको भी लाऊंगा। एक्चुअली ये हमारे फ्यूचर के पूर्णायु के स्टेक होल्डर मान लें या ट्रस्टी मान लें आप, बहुत ये बढ़िया। सब लोग, तो मैं उनको भी लाऊंगा। वो भी, उनको भी थोड़ा सा गाउट की प्रॉब्लम रहती है, बात चलेगा, रक्त की, चलिए लेकिन वो आइए। काफी फिट भी हैं और टाइकोंडो मतलब काफी, उनको लाऊंगा मैं 9 बजे। जरूर उनको जरूर सर। दिखाना है उनको, तो ये सब लोग आपसे फेमिलियर हो जाएंगे तो हमें फ्यूचर में अपने पूर्ण आयु के लिए आपसे कम्युनिकेट करने में अच्छा हाँ रहेगा, इजी रहेगा। जी, और आप मुझे नौकरी भी दे दीजिए, मैं आपके उधर आके पढ़ाऊंगा बच्चों को हाँ संहिता। सर, वो हम प्लान कर रहे हैं उसका ही, उसमें हम लोग बस प्लान कर रहे हैं उसको कैसे सेटिंग करना है, प्रिंसिपल से बात करके। जी, नहीं मैं वो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, फिर आयुष दर्पण पे कौन पढ़ेगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं तो आयुष आयुष दर्पण। दर्पण पे तो आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक वो है। तो यहाँ रह के भी हो जाएगा वो तो। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। आयुष दर्पण थोड़ी छोड़ना पड़ेगा आपको, आयुष दर्पण भी चलेगा, पूर्ण आयु भी चलेगा, और आपका जो है सब कुछ हो जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थोड़ा आगे पीछे लेक्चर हो रहा है, लेकिन अभी मैं इसको ठीक करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि पेशेंट इतना आ जाते हैं, अचानक कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। सुबह तो सर्वर डाउन था तो संहिता भी नहीं हुआ आज, लेकिन सर कल से। एक बात और जरूरी जरूरी बात रह गया था हाँ सर, एक्चुअली आप सभी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए ये आयुष दर्पण बहुत ऊंचाइयां छुएगा, ये मुझे दिख रहा है। हाँ हाँ, सही बताया आपने। आप सभी को बहुत रिस्पेक्ट से बोलते भी हैं, सभी को बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं, तो इससे नए नए लोग बहुत इजीली जुड़ जाते हैं। हाँ सर, हाँ। हमें ऐसा सिखाया गया है कि अगर फल आ जाते हैं तो झुक जाना चाहिए। अ, हाँ बस वो हाँ, जी। तो मुझे कुछ आता है तो मैं झुक जाता हूँ और सबको बताने का कोशिश करता हूँ। जी, विद्या सर विनय ये इतना होते। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इतने इतने सम्मान पूर्वक सबको ज्ञान दिया जाता है, और इतने अच्छे गुरुज हैं, और इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया जाता है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा मिलेगा। पहले भी एक गर्ग वनौषधि की पत्रिकाएं चलती थी, लेकिन कुछ उसका अच्छा प्रचार नहीं होने की वजह से लोगों ने बहुत अच्छे से उसको अवेयरनेस नहीं दिया, इसलिए वो बंद हो गई। तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आयुष दर्पण को और ज्यादा बढ़ाया जाए, और लोगों को जोड़ा जाए, और हमेशा जुड़े रहा जाए। थैंक यू सभी को। और आप लोग देखिएगा, रोज एक नया टॉपिक होता है, हम रिपीट नहीं करते हैं कभी भी। हर रोज एक नया टॉपिक पे कुछ नया चर्चा होता है। जी जी ठीक है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। अब हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और हम लोग 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।